पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें नहीं पसंद करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती है तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती हैं कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स कॉर्पोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे भी सामान्यतः छोटी कंपनी के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चौंक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक है भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यही होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपने दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेश का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती है। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती है उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती है। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तो मैं इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर न निकल पाए। इसे इस तरह सोचे कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग विलासिता की चीज सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर है, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वह बाजार गई और उसे अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी।
परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था, जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदा जा सके। परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से पढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज से नीचे चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उनमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे अलग रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कारपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कोस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए उस समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता था और हर आदमी उसकी कही बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के समय अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जो अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूले। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद कर देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक मेरे उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं।
इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की